हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो हम लोगों ने वायरल क्वेश्चन के लिए पार्ट वन अपलोड किया था और आप लोगों ने साइंस के पार्ट वन को काफ़ी पसंद किया और इसीलिए हमने जल्द से जल्द आप लोगों के लिए पार्ट टू लेकर आ चुके हैं वायरल क्वेश्चन का। इसी तरह आप लोग वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादातर वीडियो आप लोग देख पाओ और आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा पाए। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम लॉस ना करते हुए। पहला सवाल देखिए, क्या आपका वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। इसी तरह का सवाल आप लोगों के एग्जाम में आएगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, टोटल आज के इस वीडियो में ना हम लोग 40 सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो एक भी सवाल को आपको मिस नहीं करना है। यहाँ से सवाल आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इनमें से कौन सही नहीं है। यानी सभी फॉर्मूला जो है, यहाँ पे 4 फॉर्मूला दिया गया है, 3 फॉर्मूला सही होगा, 1 फॉर्मूला गलत होगा। तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में देखा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा। ये अजीबोगरीब फॉर्मूला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक कार 2 घंटा में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। भैया औसत चाल का मतलब होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको बताना है कि कितना हो सकता है। 2 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है, 2 घंटा में 100 किलोमीटर चलता है। अब ये देख रहा है 100 किलोमीटर प्रति आवर। इसका कहने का मतलब है कि 100 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो ये तो इसका नेगेटिव हो गया, ये तो होगा नहीं। आप कह रहे हैं 102 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, नहीं भैया, ये चलता है 2 घंटा में 100 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना चलेगा आप बताओ, 50 किलोमीटर चलेगा ना 1 घंटा में। ये बोल रहा है 102 किलोमीटर चलेगा, ये भी नहीं होगा। 200 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगा, ये भी नहीं होगा। तो 50 किलोमीटर प्रति आवर, यही इसका एवरेज स्पीड हो गया। ठीक है, ऑप्शन से छांटिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो ऑप्शन से छांटना शुरू कर दीजिए। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या होती है, तो किसी वस्तु का जो जड़त्व की माप होती है ना, वो उसका द्रव्यमान होता है, मास होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने पर कितना बल कार्य करेगा। बल, फोर्स, फोर्स एफ 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 बराबर फॉर्मूला होता है आपका एम ए। एम मतलब होता है वस्तु का द्रव्यमान 2 kg, ए मतलब होता है त्वरण, कितना त्वरण लगा रहा है 5 मीटर, 5 दूना हो गया 10, 10 न्यूटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि रॉकेट का प्रणोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट का जो प्रणोदन आधारित है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी संवेग संरक्षण देता है, कभी रेखीय संवेग संरक्षण दे देगा, या नहीं तो आपको पूछ लेगा रॉकेट का जो प्रणोदन है ना, वो न्यूटन के किस लॉ पे आधारित है। तो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। याद रखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ये भी सवाल में आएगा, तो बता दीजिएगा। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मात्रक आपको बताना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 5 बार पढ़ लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु के लगाने वाले बल को क्या बोलते हो। तो नहीं नहीं, ये नहीं होगा, उत्प्लावन बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब आपको बताना है कमेंट करके कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम लिख दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है हाफ mv² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा, यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा। 0 हो जाएगा भाई, 0 जूल हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको सभी को। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा। तो ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक होता है, व्यावसायिक का मतलब समझते हो, यानी कि बिजनेस में हम लोग जो ऊर्जा इस्तेमाल करेंगे ना, ये छोटे छोटे मात्रक से कुछ नहीं होने वाला है भैया, किलोवाट आवर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, KWH में, याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए क्या है, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है। अभी आप बोल दोगे, रट लोगे, जैसे भी कर लोगे, आप रट के चल जाओगे अनुदैर्घ्य तरंगे। आप एग्जाम में जाओगे, वहाँ पे पूछ लेगा प्रकाश तरंगे कैसी होती है, तो क्या आंसर छोड़ के आओगे। नहीं, आपने रटा था अनुदैर्घ्य क्यों होता है भैया, ध्वनि होता है, तो प्रकाश क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। हाँ, बिल्कुल याद रखना है इसको, बिल्कुल भी छोड़ना मत। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्य अप्रास कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, याद कर लीजिएगा। 20 से 20,000, 20 से 20,000, 20 से 20,000 रट लेना है आप लोगों को, 20 से 20,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, बताना है आपको। स्नेह, गंध, घृणा, वायु, कौन पदार्थ होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसका कॉमेंट कर देना जल्दी सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। कौन सी अवस्था में अणु जो है एकदम फुल पावर में होगा, फुल गति में होगा, मतलब कौन से होता है, गैसीय अवस्था में। बैलून में गैस भर दो, देखो गैस बैलून कहाँ चला जाता है, आकाश में चला जाता है, तो उसमें ऊर्जा उतनी होती है तब ना, इसीलिए।
चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, 10 डिग्री तापक्रम किसके बराबर हो जाएगा भैया, केल्विन में चेंज करना है। केल्विन में आएगा 273 जोड़ देना, ठीक है। तो कितना में 10 में 10 डिग्री सेल्सियस 273 कितना हो जाएगा 283। कहाँ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर वही आपको केल्विन दे देता है, कह देता 283 डिग्री को सेंटीग्रेड में बदलिए, तो क्या करते 283 को -273 कर देते, घटा देते, आ जाता आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि बात समझ में आ गई आपको, और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था पहले, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन विलियन है। तो विलियन कौन है आपको बताना है इसमें से, तो कौन है विलियन, लवन विलियन। लवन विलियन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, सोरे की जल में विलेयता 20 डिग्री से पर कितना है, तो इस ताप पर 10 ग्राम जल में कितना सोरा घुला जाए तो ये संतृप्त विलयन बन जाए। देखिए ये सवाल जो है ना काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3.15 होगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, इसके डीप में जाओगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट ये सवाल अगर आएगा तो 2 कॉपी आएगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख के जाना, ठीक है। 3.25 याद रखना, ठीक है। 3.25 नहीं होगा, उससे कम ही ना हो गया, 3.15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है आपको बताना है। तो कौन है, चांदी है, हाइड्रोजन है, जल है, या फिर वायु है। तो वायु मिश्रण होता है, कई गैसों का उसमें मिलन होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वायु क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। एवोगाड्रो संख्या का मान आपको बताना है यहाँ पर, तो एवोगाड्रो संख्या का मान बताइए क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका 6.022 गुना 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहली बात। नेक्स्ट देखिए क्या है, 0.5 मोल में H2O का द्रव्यमान कितना होगा। 0.5 मोल, देखिए 0.5 मोल का मतलब हो जाता है आधा। कितना हो जाता है, आधा। 0.5 का मतलब आधा, ठीक है ना। हाँ, 0.5 का मतलब आधा। तो सबसे पहले हम लोग जो है H2O का जो है आणविक द्रव्यमान निकालेंगे प्रति मोल। तो आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हमारा H2O हो गया, तो इसको 2 इंटू H2 को आगे लिखते हैं। हाइड्रोजन का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 2 कितना हो गया, 18। तो ये तो हमारा निकला 1 मोल का ना, हमें बताना है कि इसका आधा मोल का, तो इसका आधा कर दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होगा। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होगा, तो ये न्यूट्रॉन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमने इसको ट्रिक से भी बताया था पहले वाले वीडियो में। नेक्स्ट देखिए क्या है, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। तो ये किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु का केंद्रक। देखिए यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन रहो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि क्लोरीन आयन में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना हो जाता है। तो याद रखिएगा 3 2 5 शून्य वाला, ठीक है, 5 शून्य वाला याद रखिएगा, 2 लाख गुना, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या होता है, पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी या शोषण संबंधी। देखिए भैया, पादप में भी पोषण होगा, जंतु में भी पोषण होगा, पादप में भी वृद्धि होगा, जंतु में भी वृद्धि होगा, पादप भी शोषण करेगा, जंतु भी शोषण करेगा। लेकिन भैया जंतु गति करता है लेकिन पादप गति नहीं करता, वो एक जगह है तो एक ही जगह रहेगा, ठीक है। पेड़ पौधा एक ही जगह न रहता है। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है बताइए। तो चालमी पट पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है। तो कॉर्क कोशिका में आपको बताना है क्या पाया जाएगा। तो सुबेरिन, क्या पाया जाएगा, सुबेरिन, ठीक है। भैया कॉर्क से आपको कॉलगेट याद रखना है। कॉलगेट आप कब करते हो, कॉलगेट कब करते हो, सुबह में करते हो, तो सुबह से सुबेरिन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती है ना, वो पाया जाता है उपास्थि में। कहाँ पाया जाता है, उपास्थि में, यानी कि हड्डी में, ठीक है, याद रखिएगा। अब उपास्थि ने हटा के वहाँ पर हड्डी कर देगा तो क्या छोड़ के आओगे, नहीं, करके आओगे, ठीक है। ज्वाला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो ज्वाला कोशिकाएं जो पाई जाती है वो कीटों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कीटों में पाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वाला से मतलब हो गया जलाना। आप इमेजिन करो ना, आप ना कीटों को जला रहे हो, कीट मतलब क्या हो गया, कीड़े मकोड़े, आप उसको जला रहे हो, ठीक है, याद रखना कीटों को, ठीक है। नेक्स्ट, मेंढक है, उभयचर है, सरीसृप पे कृमि है, ऑर्थोपोडा। देखिए मेंढक ऑर्थोपोडा है नहीं, कृमि है नहीं, सांप है नहीं, तो क्या हो जाएगा भैया, उभयचर हो जाएगा, यानी जल में भी चलता है और पानी में भी रहता है। एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र क्या हो जाएंगे। तो एनेलिडा में पाए जाने वाले जो उत्सर्जन तंत्र होता है नेफ्रेडिया। देखिए दोनों का नाम में थोड़ा सा मिलता जुलता, नेफ्रिडा, एनिडा, नेफ्रिडा,
ठीक है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता जुलता नाम है। नेक्स्ट है एक विश्वव्यापी बीमारी, यानी पूरे विश्व में है। कौन सा बीमारी भैया? एड्स है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा एक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है जो संक्रामक यानी एक दूसरे में फैल जाता है? तो हैजा। ठीक है, बाकी ये सब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन प्राकृतिक संपदा नहीं है? ठीक है, कौन जो है वो प्राकृतिक संपदा नहीं है, आपको बताना है। खेत, जल, वायु। देखिए कोयला प्राकृतिक है, वायु भी है आपका, जल भी है, खेत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ओजोन क्या है? ओजोन हमारा एक गैस है। क्या होता है? गैस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? O3, याद रखिएगा। O3 हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है बाबू? O2 हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 हो जाता है। जल का क्या हो जाता है बाबू? H2O हो जाता है। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या फॉर्मूला वाला मैंने एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा केमिस्ट्री का फॉर्मूला जितना था। नेक्स्ट देखिए एक प्राकृतिक संपदा है, जल, वायु, मिट्टी, ये सभी प्राकृतिक संपदा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ईडीबी क्या है? तो ईडीबी क्या है? एक धूमक है। क्या है? धूमक है, याद रखना है। ईडीबी क्या है? धूमक है। नेक्स्ट है अगला सवाल देखिए क्या है? एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम। देखिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते किसको हैं। ये मत समझिएगा ये साइज में छोटा होता है, ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है कि उसकी हमें कम आवश्यकता होती है। उसकी क्या आवश्यकता होती? कम आवश्यकता होती है। जानते हैं कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जिंक। जिंक होता है और बोरोन होता है। कौन होता है? बोरोन होता है और क्लोरीन भी होता है। याद रखिए ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व है। 3 नाम याद कर लीजिएगा, जिंक, बोरोन और क्लोरीन। जिंक, बोरोन और क्लोरीन। हो सकता है आपको वहाँ पे जिंक ना दे दे, बोरोन दे दे। हो सकता है वहाँ पे जो है आपको क्लोरीन दे दे। बात समझ रहे हैं ना? तो 3 ठो आप याद नाम करके चल जाएगा। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसका मतलब ये नहीं है बाबू, कतई इसका मतलब ये नहीं होता कि ये छोटे आकार में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसकी आवश्यकता कम पड़ती है। ठीक है, पोषण में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लेकिन एक सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, कौन सा सवाल है? सुन लो। सवाल है हमारा मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है ना, मलेरिया रोग वाहक का नाम आपको टाइप करना है। मलेरिया रोग वाहक कौन होता है उसका टाइप कीजिए उसके नाम को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।